ओके। सो हे एवरीवन, माय सेल्फ सी हरिओम रेडिया। सो दोस्तों, सीए फाइनल मई 26 का जो एएफएम का पेपर था, बहुत ही डिफिकल्ट था, ये सब हमको पता है। अब वो पेपर के बाद बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क जो स्टूडेंट के माइंड में है वो ये है कि सर अभी नवंबर 26 के लिए हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करें। अब तक तो हम लोग ये सोच के बैठे थे कि एएफएम जो है वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर ऑडिट बुरा आ गया, ठीक है, ऑडिट का पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आ गया तो एएफएम में हम लोग कवर कर लेंगे। बट अगर ऐसा ही पेपर इंस्टीट्यूट अभी नवंबर 26 या ऑनवर्ड्स पूछने लग गया, तो सर अभी हम लोग करें क्या, क्या होना चाहिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, पहली बात तो अगर मैं आपको एक चीज़ शॉर्टकट में बता दूं तो वो ये है कि पढ़ाई को लेके अभी कोई शॉर्टकट आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आप स्मार्टनेस दिखा सकते हो, बट शॉर्टकट आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पूरा ही पढ़ना है। अब कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में है, वो मैं पहले एड्रेस कर दूं, फिर मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे आ जाऊंगा। ठीक है, जो सबसे मेन क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में ये है कि एआई वाले क्वेश्चन सर हमको करने चाहिए कि नहीं। मैं इसका सिंपल आंसर दूं तो एक भी क्वेश्चन आपको एआई वाला करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने जो अभी मेरा बुक लॉन्च किया रिसेंटली, उसमें मैंने कुछ कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस गिने चुने 4-5 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जिसका इंस्टीट्यूट के बुक में कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट करता है, बट उस पर कोई पैरेलल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट करके नहीं दिया। सो फॉर द सेक ऑफ फंडामेंटल क्लैरिटी मैंने वो क्वेश्चन एआई से बना के डाले हुए हैं। उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई भी आउट ऑफ द वे जाके एआई बेस्ड क्वेश्चंस की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हमको करना चाहिए, तो पूरा एक डिटेल जस्टिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए प्रॉपरली शांति से सुन लो। मैं ये नहीं चाहता कि आप बार बार ये क्वेश्चन अपने माइंड में लाते रहो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन पीरियड। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए कि आपको वापस से वो फियर क्रिएट हो जाए माइंड में कि नहीं सर हम लोग को तो एआई वाले क्वेश्चंस करने ही है। ठीक है, पूरा मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, ध्यान से थोड़ी देर के लिए सुन लो बस। मान लो दोस्तों कि आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक है ना, उसमें अराउंड ऑन एन एवरेज मैंने देखा है कि किसी भी फैकल्टी का आप अगर बुक रेफर कर रहे हो कंपाइलर वगैरह, तो वो 450 क्वेश्चंस उसमें होते ही है, ऑन एन एवरेज मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ये सोच लेते हो कि सर अभी एआई वाले क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, तो पूरे एएफएम में 13 प्रैक्टिकल चैप्टर्स है। ठीक है, 13 प्रैक्टिकल चैप्टर्स है, सिर्फ मैं प्रैक्टिकल का अभी तो बात कर रहा हूँ। अगर आप इसमें 10 क्वेश्चंस, बेर मिनिमम 10 क्वेश्चंस भी अगर आप बोल रहे हो कि सर हम लोग नए 10 क्वेश्चन जो है उसका प्रैक्टिस कर लेते, तो पूरे एएफएम लेवल पे वो 130 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि ये 130 क्वेश्चंस जो कि डिफिकल्टी लेवल वाले ही होंगे, तभी तो आप एआई वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो डिफिकल्टी वाले ही होंगे 130 क्वेश्चन। आप मुझे सिंपल बताओ कि कितने दिन जाएंगे। मैं आपको बोलूँ बेर मिनिमम अगर आप 18 घंटे भी बैठ गए ना, 4 से 5 दिन इजीली जाने वाले। ठीक है, इजीली। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको ये एक प्लानर दिया था, करेक्ट है, ये आपको एक प्लानर दिया था मैंने, इसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज दिया था। मैं सिर्फ एएफएम पे उस पे आता हूँ। फर्स्ट रिवीजन को मैंने 11 डेज एलोकेट किए थे। एवरी चैप्टर आपका ये 11 डेज में ख़त्म हो जाएगा इंक्लूडिंग थ्योरी। ठीक है, थ्योरी के लिए मैंने कोई अलग से टाइम एलोकेट नहीं किया था, मैंने सिर्फ ये लिखा था कि आपको जब जब ये 11 दिन में टाइम मिले तब तब आपको थ्योरी करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये 11 दिन में आप जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स करने बैठोगे उसके बाद आपके लिए थ्योरी का टाइम ही नहीं बचेगा, बहुत सफिशिएंट टाइम बचता है। मैंने जब रिवीजन वीडियोस अपलोड किए थे तभी भी मैंने आपसे ये कहा था कि 70 आवर्स में पूरा हमने रिवीजन कर लिया था, 450 क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, तो फिर भी मैंने आपको 11 दिन दिए हैं, इसमें आपका थियरी तो हो ही जाएगा, चिंता मत करो उसका। मेरा मेन जो मुद्दा था वो ये है कि एआई वाले क्वेश्चंस को हमने कितना बोला, कितने दिन जाएंगे, 4 से 5 दिन मिनिमम। आप सिंपल सोच लो, ये 11 दिन का जो हमने टाइम टेबल बनाया है ना, इसमें और 5 दिन ऐड कर लो, कितने दिन का हो गया है, 16 दिन का। ठीक है, पूरे प्लेनेट की धजिया ही उड़ जाएगी। और ये सिर्फ एएफएम के रिलेटेड थोड़ी है, सारे सब्जेक्ट्स में एआई के वाले क्वेश्चन आप फिर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे क्या। ठीक है, पॉसिबल नहीं है वो। चलो मान भी लूँ मैं कि आपने फर्स्ट रिवीजन में इंक्लूड कर दिया, कुछ भी आपने सोच लिया कि सर नहीं हम तो 18 घंटा मेहनत कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको तो बस क्लियर करने से मतलब ऐसी है फाइनल। बात बरोबर है आपका दोस्तों, 18 घंटा बोलना ईजी है, एक्चुअली में करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, बहुत मतलब बहुत डिफिकल्ट। मैं खुद, देखो मैं तो एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे को बहुत टाइम लगता था चीज़ों को समझने के लिए, तो मैं 16 घंटा ट्राई करता था पढ़ने का, बट इफेक्टिव उसका है ना 13 to 12 आवर्स ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो पाता। ठीक है, दिमाग भी शट डाउन हो जाता है कभी कभी। अगर मान लूँ मैं कि चलो आपने फर्स्ट रिवीजन में कर लिया वो एआई वाले क्वेश्चंस, आप मुझे ये बताओ कि सब्सिक्वेंट रिवीजन में क्या आप उसको इंक्लूड करोगे। ठीक है,
मेरे ख्याल से अब तक आपको ये अंदर फील हो गया होगा कि नहीं सर, ये जितना बोल रहे हो उतना इजी तो नहीं है एआई वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ठीक है। आपने मान लो तीनों रिवीजन में उसको कवर कर लिया, लास्ट 1.5 डे पे क्या आप वापिस से एआई वाले क्वेश्चंस करोगे? कि इंस्टीट्यूट ने जो हमको फोकस करने बोला है कि हाँ ये 450 क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक है, वो आप पहले करोगे, राइट? मैं आपको सिंपल मतलब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपको डिसीजन किस तरीके से लेना है। पॉसिबल नहीं है कि 1.5 डे में आप एआई वाले क्वेश्चन पे फोकस करो, ठीक है। आपका मेन प्रायोरिटी डेफिनेटली एनी रैशनल स्टूडेंट विल थिंक कि पहले हमको इंस्टीट्यूट वाला करना चाहिए, उसके बाद ये एआई वाले पे आते, ठीक है। फिर भी चलो आपको लगता है कि नहीं सर एआई वाले एमसीक्यूज कर लेते, डिस्क्रिप्टिव नहीं करते, छोड़ो। एमसीक्यूज में सिर्फ इतना ही फर्क है कि आपको बस टिक मार्क करना होता है आंसर, सॉल्यूशन तो पूरा फिर भी आपको एक फ्लो में या फिर रफ में डिराइव तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एआई वाले क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज में भी आपको सॉल्व नहीं करने चाहिए, ये मेरा मानना है, ठीक है। फिर भी ये सारी चीज़ें आपने मेरी बातों को इग्नोर मारा, और फिर भी आपने सोच लिया कि नहीं सर हम लोग तो एआई वाले करके जाएंगे ही जाएंगे, और आपने कर भी लिया, वेल एंड गुड। फिर भी मैं कहता हूँ कि इंस्टीट्यूट के पास इतनी ताकत है, इतने रिसोर्सेज है कि आप मान लो 130 क्वेश्चन भी एआई वाले करके जाओ ना, वो नए क्वेश्चन 13 क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करके पेपर में डाल सकता है जो कि एकदम ही आपको नए लगेंगे, ठीक है। फिर भी आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे। 130 क्वेश्चंस किया फिर भी कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे, 130 क्वेश्चंस नहीं किया फिर भी कॉन्फिडेंस का लेवल तो वही है जितना सॉल्व करने के बाद है, ठीक है। तो अल्टीमेट मेरा कंक्लूजन यही है कि आपको एआई वाले क्वेश्चंस पे अलग से कोई एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो, मैं थोड़ा जेन्युइनली आपसे कह दूं, एज योर बिग ब्रदर ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एज अ फैकल्टी मुझे बोलना होता कि एआई वाले क्वेश्चन चलो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे, मेरे को सिर्फ चैट जीपीटी में जाना है, एक एक चैप्टर का पीडीएफ अपलोड करना है, और उसको ये बोलना है कि इसमें 10 क्वेश्चन मेरे को ऐसे बना के दे जो मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल के हैं, और उसका सोल्यूशन भी जो है वो प्रोवाइड कर दे, और वही मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा, ठीक है। एज अ फैकल्टी मेरे लिए बहुत ईजी चीज़ है, बट एज अ स्टूडेंट के लेवल पे मैं सोचूं तो ये एकदम ही मतलब इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, फिजिबल ही नहीं है टाइम वाइज, क्योंकि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है एआई वाले क्वेश्चन, दूसरे सब्जेक्ट में भी इंस्टीट्यूट बनाने को बना ही सकता है, ठीक है। तो एज योर बिग ब्रदर मैं आपको ये जेन्यून एडवाइस दे रहा हूँ, फिर भी आपको लगे कि नहीं सर मेरा एडवाइस आपको इररेलेवेंट लगता है, तो फिर आप ये जनरेटेड वाले क्वेश्चन जो भी फैकल्टी आपको प्रोवाइड कर रही है उनसे आप जाके पढ़ सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपको एक भी क्वेश्चन अलग से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब आपको लग सकता है कि सर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का क्या फिर? बेटा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का ऐसा है कि मैं आपको एक थोड़ा सा हार्श वर्ड में कुछ सुनाना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं ब्लंट रहूंगा, ठीक है। आप ही के लिए है, थोड़ा सा रिसेप्टिव मोड में रहो। बेटा जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप 450 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ना ला पाए, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ए वाले क्वेश्चन में आप प्रैक्टिस करके आप वो क्लैरिटी ला दोगे? ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी क्यों नहीं आ रहा है उसका भी मैं रीज़न आपको बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपने एआई वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल सिंपल दे देता हूँ। ये जब पेपर आया था ना मई 26 का, तो ऑलमोस्ट सारे फैकल्टीज़ ने इस पे अपना ओपिनियन दिया था, ठीक है। कोई भी फैकल्टी ने, ठीक है, अच्छे से अच्छा फैकल्टी जो कि बहुत ही रेप्यूटेड है, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, रिवीजन वीडियोस लाते हैं, सब कुछ है, उन्होंने भी ये चीज़ को एक्सेप्ट किया था कि ये पेपर को 3 घंटे में लिखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फॉर 100 मार्क्स, ठीक है। 70 मार्क्स मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई जा सकता है। मेरा पर्सनल मैं खुद कहूँ तो मैं 60 मार्क्स का ही अटेम्प्ट कर पाया था जब मैं खुद इसको लिखने बैठा तब। मैं तो सिंपल कहता हूँ, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा स्पीड बहुत ही कम है, एवरेज स्टूडेंट से बहुत कम लिख पाता हूँ मैं। मेरा पेपर ज़िंदगी में आज तक सीए फाइनल का, सीए इंटर लेवल पे भी 100 मार्क्स का कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये पेपर को आपको ये नहीं सोचना है कि सर हम लोग इसको 70 मार्क्स भी अटैम्प्ट नहीं कर पाए, 100 मार्क्स भी अटैम्प्ट नहीं कर पाए तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। क्या दिक्कतें आई वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। सबसे पहली बात तो अब मैं पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे आ जाता हूँ। तो दिक्कत क्या आई थी मई 26 में? पहली दिक्कत ये थी कि मैंने कुछ स्टूडेंट से जब बात किया तो मुझे पता चला कि वो सॉल्यूशंस को रटते हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस को रटने का ट्राई कर रहे हैं।
अब मैंने तो ये जब सुना तो मेरे को ये चीज़ एकदम ही मतलब शॉकिंग फील हो गई कि कैसे ये पॉसिबल भी है कि 450 क्वेश्चंस को स्टूडेंट रट के जा रहे हैं। अगर मैं ये भी मान लूँ कि 300 यूनिक सेट ऑफ क्वेश्चंस है इन दोस 450 क्वेश्चन, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ये इतने 300 क्वेश्चंस को रट के जाना। ठीक है, अब रट के जाते हैं उसमें दिक्कत यही आती है कि जरा सा भी फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। इंस्टीट्यूट अगर कुछ मिक्सअप वाला क्वेश्चन इजी लेवल वाला भी बना दे, तो हमारे लिए क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको ड्राफ्ट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। हमको समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है रट्टा मार के जाने की। ठीक है, तो सर हमको करना क्या चाहिए? आपको हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में पहले तो समझना चाहिए कि डेटा क्या दिया है, फिर रिक्वायर्ड पोर्शन में पूछा क्या है हमसे, जो चीज़ पूछी है हमसे उससे उसका रिलेटेड हमको डेटा क्या दिया है, क्या डेटा क्रंचिंग करके हम लोग एक सॉल्यूशन का फ्लो बना सकते हैं, कैसा स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, ये मेंटल नोट आप पहले बनाने का ट्राई करो। मैंने जब रिवीजन वीडियोस अपलोड किए थे दोस्तों, तब आपको पता होगा, आज आज अगर आप भी जाके देखोगे तो भी आप ये चीज़ को एग्री कर लोगे। हर एक क्वेश्चन में मैंने पहले एक फ्लो बनाने का ट्राई किया है, एक सॉल्यूशन का स्ट्रक्चर मैं बनाता ही था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको मैंने डायरेक्टली ऐसे लिखने का स्टार्ट कर दिया, कोई भी क्वेश्चन नहीं। आप मुझे एक क्वेश्चन ऐसा बता दो कि नहीं सर इसमें आपने डायरेक्ट सॉल्व किया था, नहीं मज़ा आया। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है जिस तरीके से मैंने रिवीजन करवाया था उस पे। ठीक है? क्या कहा मैंने आपको क्या करना है? जभी भी आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने बैठो, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके डेटा को समझने की ट्राई करो। रिक्वायर्ड पोर्शन में जो चीज़ हमसे माँगी है, उसके रिलेटेड हमारे पास डेटा है कि नहीं पहले देखने का ट्राई करो। नहीं है, तो जो डेटा हमको हमको दिया है, उससे क्या हम कुछ सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं टुवर्ड्स रिक्वायर्ड पार्ट। ठीक है, पूरा एक मेंटल स्ट्रक्चर, एक मेंटल फ्लो सॉल्यूशन का क्रिएट करने का ट्राई करो। धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये कितनी चीज़ें ईज़ी हो जाती है हमारे लिए। और ये आपको लग रहा होगा कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है सर, बिल्कुल भी नहीं। पूरा रिवीजन वीडियो मैंने जब अपलोड किया था, 450 क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए थे, 70 आवर्स में सब कुछ हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। तो आप ये भी मत सोचो कि सर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो। ठीक है? एएफएम का कभी भी ऑडिट नहीं करना चाहिए, नेवर। वो सबसे बड़ा मतलब गुनाह है वो तो। ऑडिट करते हो एएफएम का तो ऑडिट को बुरा लग जाएगा यार, मत करो ये चीज़ प्लीज़, ठीक है? दूसरी गलती ये हुई हमारे से कि हम लोग एबीसी वगैरह चैप्टर वाइज़ करके जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी गलती ये करते हैं स्टूडेंट कि फॉरेक्स को ऑप्शन में छोड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है। अब बड़ा है इसका मतलब ये तो नहीं कि सर इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ठीक है? अच्छा खासा उसका इम्पोर्टेंस है। 10 मार्क्स तो वो बेयर मिनिमम पूछा ही जाता है, ठीक है? इस बार तो थियरी में भी पूछ लिया था, ट्रांज़ैक्शन एक्सपोज़र वर्सेस ट्रांसलेशन एक्सपोज़र। तो फॉरेक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, आप उसको एबीसी में कैटेगराइज करके इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है? अगर आपको एबीसी करना ही है, तो आप क्वेश्चन वाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैंने तो खुद मेरी बुक में करके ही दिया है, आपको रेडीमेड मेहनत ही नहीं करना है। आपको सीधा सिंपल एबीसी वाले पहले एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लो। सी कैटेगरी वाले क्वेश्चन आपको मैंने जो मार्क करके दिया है ना, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये एक्चुअली में सी कैटेगरी वाला है, देन इग्नोर इट इन नेक्स्ट रिवीजन। ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये सी कैटेगरी वाला क्वेश्चन आपने मार्क किया है, बट हमको ऐसा लग रहा है कि एक बार इसको और देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट रिवीजन में उसको इंक्लूड कर दो सेकंड रिवीजन में। थर्ड रिवीजन तो आप, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, सी कैटेगरी वाले क्वेश्चन आप थर्ड रिवीजन में इंक्लूड तक नहीं करोगे। सोचो आपका कितना नैरो हो सकता है कंटेंट। ठीक है, क्वेश्चन वाइज आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ आपसे। ठीक। सिलेक्टिव कवरेज ऑफ थियोरी टॉपिक्स, ये सबसे बड़ी दिक्कत आई थी। इनफैक्ट मैंने भी जब स्टूडेंट्स को कहा था कि आपको थियोरी करना है तो सबसे पहले आप कोर थियोरी करना, नॉन कोर थियोरी चैप्टर जो है उसको आप इग्नोर चाहो तो कर सकते हो। बट इस बार इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू में मर्जर एंड एक्विजिशन का थियोरी वाला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में पूछ लिया। ठीक है, मर्जर एंड एक्विजिशन एक नॉन कोर थियोरी चैप्टर है, बट फिर भी 6 मार्क्स तो उसमें हमारे चले गए। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पेपर में जितना भी थियोरी था वो कोर थियोरी चैप्टर से ही था। थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछा, जैसे कि स्टार्टअप वैल्यूएशन का थोड़ा सा हमको लग सकता है कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो आपको थियोरी में भी हो सके तो कवरेज 100% ही करना है। पॉसिबल हो तो करना ही है। इनफैक्ट मैं ये वर्ड्स को यूज़ करके भी थोड़ा लीनियंट वे में जा रहा हूँ, बट मेरे ख्याल से आपको नॉन कोर थियोरी चैप्टर्स को भी अच्छे से करके जाना चाहिए। ठीक है, स्पेशली सिक्योरिटी सिक्योरिटी एनालिसिस वाला जो चैप्टर है वो बहुत ही थियोरी बड़ा चैप्टर है, फिर भी स्टूडेंट उसको छोड़ के जाते हैं। मैं समझता हूँ क्योंकि बड़ा है इसीलिए, बट उसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। इस बार भी आ गया था एलियट वेव वाला।
ठीक है? तो आपको थियरी में भी कुछ छोड़ के नहीं जाना है। सर अगर हमने हमारा ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिया, तो आप हमको बोल सकते हो कि मई 26 में हम लोग 60 मार्क्स का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं? डेफ़िनेटली अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ, चलो। ये ये पूरा एनालिसिस इसका मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ था, ठीक है? मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग हमारा स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करें, तो मई 26 जैसे पेपर्स को भी हैंडल किस तरीके से हम लोग इजीली कर सकते हैं, ठीक है? हैंडल करने बोल रहा हूँ दोस्तों। पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि जब भी ऐसा पेपर आता है ना, तो इंस्टीट्यूट का इंटेंट जो होता है वो यही होता है कि स्टूडेंट मैक्सिमम कितना इसको अटेम्प्ट कर पाया। सेकेंडली स्टूडेंट का भी इसमें ये इंटेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम लोग 100% 100 मार्क्स का लिखने का ट्राई करें, ठीक है? इंस्टीट्यूट इसमें आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल चेक करता है और कुछ नहीं, ठीक? तो आपको सर ऐसा जब भी पेपर आता है ना, मेरा हमेशा यही कहना है, पहली बात तो मैं नॉर्मल पेपर में भी ये कभी नहीं बोलता कि आपको 100 मार्क्स के लिए गोल रखना चाहिए। जितना आता है उतना पहले आप उस पे टूट पड़ो। जो जो मार्क्स हमको लगता है कि हमारे मार्क्स ये क्वेश्चन में पड़े हैं, हंटिंग शुरू करना है हमको, ठीक है? ये स्ट्रेटेजी एग्जामिनेशन में फॉलो करना है। तब तक के लिए आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंटैक्ट रखना है। इवन ड्यूरिंग एग्जाम्स आपको ये नहीं सोच लेना है कि सर पेपर हमारा एकदम ही अलग है, कैसे सॉल्व करें, इंस्टीट्यूट का एक भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने प्रॉपरली अच्छे से अगर पढ़ाई किया होगा, आपने मेंटली एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले अपने माइंड में बना बना के ट्राई किया होगा, उस तरीके से प्रैक्टिस किया होगा ना, बिलीव मी इंस्टीट्यूट अगर आपको नया क्वेश्चन भी पूछेगा ना, तो भी आपको थोड़ा-सा तो अंदाज़ा आ ही जाएगा कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से फ्रेम करना है, ठीक है? रट्टा मार के जाओगे तो दिक्कत आने ही वाला है, ये तो मैं और आप दोनों ही जानते हैं यार। सीए फाइनल लेवल पे हम लोग रट्टा नहीं मार सकते, ठीक? चलो मैं 5 मिनट में आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो स्ट्रैटेजी मैंने जो कहा वो आप फॉलो करके कैसे 60 मार्क्स बेयर मिनिमम अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है? ये मैंने खुद जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, ये मैं आपको बता देता हूँ। एमसीक्यूज में दोस्तों बात करूं तो पहला था रिटर्न कैलकुलेशन का क्वेश्चन। इसमें कैपिटल गेन्स पूछा था। इसमें भी मैं स्टूडेंट का ओपिनियन देख रहा था, तो स्टूडेंट इसमें ये कह रहा था कि इसमें कैपिटल गेन कैसे पूछ लिया एएफए में। बेटा कैपिटल गेन से रिटर्न कैलकुलेशन पूछा था आपको, ठीक है? और कैपिटल गेन्स ऐसा भी थोड़ी था कि हम लोग इनकम टैक्स में पढ़ रहे हैं वो लेवल का पूछ लिया, बेसिक वाला एकदम पूछा था। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में तो। फिर भी स्टूडेंट इसमें अगर कंप्लेन कर रहा है कि ऐसा कैसे पूछ ही लिया? बेटा ऐसा पूछ सकता है, हम लोग सीए फाइनल लेवल पे। हम लोग ऐसा थोड़ी ना बोल सकते कि इनकम टैक्स में जो कैपिटल गेन है तो एएफएम में उसको क्यों डाला? कैपिटल गेन अल्टीमेटली तो रिटर्न वाला ही कॉन्सेप्ट है एक तो, ठीक है? आफ्टर टैक्स वाला। तो ऐसा हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते। 6 मार्क के लिए अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी था, तो आप डेफ़िनेटली इसको कर सकते थे। दिक्कत आपको यही है कि आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए। पेशेंस से अगर पूरा क्वेश्चन समझने का ट्राई किया होता, तो आपको डेफ़िनेटली ये आता। ठीक है? और ऐसा भी मैंने देखा है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स या फिर कोई एकदम दिमाग से खेल जाने वर्ड्स वाले यूज़ करे ना, तो भी स्टूडेंट कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं। जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अब ऐसा तो उसमें कुछ है नहीं जो हम लोग इनकम टैक्स में नहीं पढ़े। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हमको मालूम है कि इनकम टैक्स में क्या है वो, ठीक है? बट जस्ट बिकॉज़ एएफएम में पूछ लिया तो हम लोग पैनिक कर गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? कॉन्फिडेंस हमेशा हमको इंटैक्ट रखना है, लूज़ नहीं करना होता है। तो 6 मार्क्स यहाँ पे पॉसिबल थे। रियल ऑप्शंस का क्वेश्चन डायरेक्टली स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन से था, तो ये भी आप इजीली कर सकते थे। मर्जर्स का क्वेश्चन, थ्योरी का क्वेश्चन, अगर हम लोग, मैंने बोला कि अगर कोर थ्योरी चैप्टर और नॉन कोर थ्योरी चैप्टर दोनों करके जाते तो हम लोग ये भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते, ठीक है? वैल्यू एट रिस्क, इसमें वो डाइवर्सिफिकेशन वाला एडवांटेज का जो क्वेश्चन था वो मैं मानता हूँ कि आप नहीं कर सकते थे, तो 2 मार्क उसमें चले गए। तो ये 6 में से 4 ही मार्क हम लोग स्कोर कर पाएंगे, ठीक है? फेट ऑफ फॉरवर्ड को का क्वेश्चन, इसमें वो रीबुकिंग वाला कॉन्सेप्ट था, ये कंप्लीटली नया था। बाकी सब जो था वो तो इजीली आप कर सकते थे, प्रोवाइडेड आपने फेट ऑफ फॉरवर्ड किया होता तो। फॉरेक्स ही अगर ऑप्शन में छोड़ देते तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इसको कर पाते, ठीक है? तो रीबुकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नया था, तो मैं मान के चल रहा हूँ वो आप नहीं कर सकते थे, ठीक है? कोई इशू की बात नहीं। 6 में से 4 मार्क तो मिल जाते। टोटल 30 में से 26 मार्क्स तो आप अटेम्प्ट कर ही पाते। मैं ये मानता हूँ कि चलो ना 26 भी नहीं, अब 24 मार्क्स, कहीं न कहीं हमारा कोई एक एमसीक्यू गलत हो गया, ठीक है, छोड़ो। 24 मार्क्स तो मिल गए, ठीक है? 40 लाने के लिए और कितने चाहिए? 16 मार्क्स, ठीक है? ओके। अब
ये वाला क्वेश्चन फॉरेक्स का करेंसी स्वैप का क्वेश्चन, इसमें आपको सिर्फ एक एडजस्टमेंट को हैंडल करना था, सिर्फ एक करेंसी स्वैप का। बाकी पूरा सॉल्यूशन आपको पता है कि प्रेजेंट वैल्यू को हमको कैश फ्लोस को प्रेजेंट वैल्यू पे लाना था, पीवीसीओ से माइनस करना था, एनपीवी ढूंढना था। बट स्टूडेंट का ये करेंसी स्वैप का कॉन्सेप्ट उसको पता नहीं था, वो अच्छे से करके नहीं गया था और दिक्कत इसी में आ गई। ठीक है, इनफैक्ट इस पे क्वेश्चन तो स्टडी मटेरियल में ही एग्जिस्ट करता है, बट हम क्योंकि स्ट्रक्चर को ऐसा माइंड में बिठाने का ट्राई नहीं करते, सॉल्यूशन का रट के जाते हैं, इसीलिए तकलीफ आती है। ठीक है, तो 6 मार्क्स इधर हमको मिल गए, 24 और 6 30 मार्क हो गए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एपीटी मॉडल से था। ये क्वेश्चन तो सिर्फ इंस्टीट्यूट ने क्या किया था मालूम है, एग्जिस्टिंग जो स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन है ना, उसको बस एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछ लिया था। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज, आप बोलो ना क्वेश्चन और सॉल्यूशन जो इंस्टीट्यूट के बुक में है स्टडी मटेरियल में, वैसे ही आपको सेम रेप्लिका दिखेगा उसका May 26 के पेपर में। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है वही यहाँ पे था। ठीक है, 6 मार्क्स और हमको मिल गए, 36 मार्क्स तक हम पहुंच चुके। म्यूचुअल फंड का ये क्वेश्चन जो था वो कौन सा था मालूम है, डिविडेंड प्लान एंड बोनस प्लान वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स इसमें हमारे इजीली मिल जाते। सिक्योरिटाइजेशन का थियोरी का क्वेश्चन था, डायरेक्टली इसमें हमको पूछ लिया गया था कि भाई ये, आप मेरे को एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता, बट ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था थियोरी का। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे 4 मार्क्स का लिख लिया है हमने। ठीक है, 8 मार्क्स हमारे और आ गए, कितने हो गए, 24 6 30 36 और ये 44। ओके, पास होने तक का तो लिख लिया है, 44 तक का तो लिख लिया। अब आगे जो भी बटोरने मिलता है उतना बटोर लो बस, जितना टाइम है हमारे पास उसमें जितना हम लोग सिलेक्टिव वे में लिख सकते हैं उतना लिखो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो शार्प ऑप्टिमल का ये क्वेश्चन था और उसके साथ सीएपीएम का क्वेश्चन एक जोड़ दिया था। स्टूडेंट छोड़ के जाता है, मैंने क्या बोला, स्टूडेंट एबीसी में ये क्वेश्चन जो है वो छोड़ के चला जाता है और उसको ये लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, JN 26 में ये पूछा गया था तो अभी क्यों पूछेंगे। ये मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक है, चलो मान लिया मिस्टेक है, बट अगर करके जाते अच्छे से तो ठीक है, तो ये मार्क्स हमारे जेब में थे, 6 मार्क्स, फिर तो इजी था। मैंने सजेस्टेड आंसर ऑलरेडी अपलोड किया है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि नहीं सर आप ये क्वेश्चन इजी कैसे बोल रहे हो, तो आप जाके देखो कि सजेस्टेड आंसर मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना इजी पूछा था हमसे। बस दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके बोल दिया, लो लिखो अभी। ठीक है, फिर सिक्योरिटी एनालिसिस का ये एलियट वेव का डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो हमारे और कितने मार्क्स कंफर्म हो गए, 10 मार्क्स। इसमें से मान लो ना आपको इस एक सब क्वेश्चन इसमें नहीं आया, लास्ट वाला ये वाले क्वेश्चन में ना फोर्थ सब क्वेश्चन छोटा सा थियोरी वाला था, तो मैं मान लेता हूँ कि आप इसमें 8 मार्क्स जो है वो अच्छे से लिख पाते। ठीक है, फिर भी आप 44 + 8 52 मार्क्स तक पहुंच चुके हो। फिर ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो ब्लैक एंड शोल्स मॉडल का था, और ये मर्जर्स का क्वेश्चन, मर्जर का क्वेश्चन थोड़ा रिवर्स वे में पूछा था, बट रिवर्स वे में पूछा था फिर भी आप 3 मार्क्स तो इसमें इजीली स्कोर कर सकते थे, क्योंकि इसमें हमको बस एक उल्टे सीक्वेंस में जाना था और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, तो 3 मार्क्स आप यहाँ पे भी स्कोर कर सकते थे, 7 में से 3 बोल रहा हूँ, काफ़ी रीजनेबल मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही मतलब कम है ये। और 7 मार्क हमारे ब्लैक एंड शोज में चले गए, क्यों सर, क्योंकि ऑप्शन में छोड़ के गए थे हम लोग। ठीक है, तो आप 52 मार्क्स तक तो यहाँ पहुँच चुके थे, और आप यहाँ पे 10 मार्क ले लो तो 62 मार्क्स तक आप पहुँच चुके हो। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि 62 मार्क्स भी चलो नहीं, आप 50 मार्क्स तो स्कोर फिर भी कर सकते थे, अगर आप जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे बोला ना, फिर भी आप 50 मार्क्स स्कोर कर पाते। ठीक है, मान लो आपको कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो नहीं आता था, मान लो ये मर्जर्स का क्वेश्चन नहीं आता था, ठीक है, थियोरी तो हम लोग पढ़ के गए थे ना सिक्योरिटाइजेशन का, फिर ये कौन सा, कहाँ गया, सिक्योरिटी एनालिसिस का, उसमें तो हमारे मार्क्स आ जाते। दिक्कत यही हुई कि इंस्टीट्यूट ने एक ऐसा पेपर फ्रेम किया कि जहाँ पे इजी क्वेश्चन है वहाँ पे डिफिकल्ट थियरी पूछ लिया, जहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके सामने एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन इजी चैप्टर से पूछ लिया, जैसे कि ब्लैक एंड शोज मॉडल में। ये इंस्टीट्यूट को पता ही था कि ये क्वेश्चन अगर मैं डालूंगा पेपर में स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट नहीं करेगा, तो उसके सामने एक इजी चैप्टर का क्वेश्चन डाल दिया, बट क्वेश्चन के साथ फिर भी डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये पेपर जब स्टूडेंट के हाथ में आया तो एक अलग ही लेवल का पैनिक क्रिएट हो गया, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखा कि हाँ बैठा बैठा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से है, और इंस्टीट्यूट इसी साइकोलॉजिकल चीज को लेके आपको डरा के चला गया।
ठीक है। मेन दिक्कत स्टूडेंट को यहीं पे आई, और इंस्टीट्यूट ने बड़े मज़े लिए इस चीज़ के कि हाँ, हम लोग ऐसे एक एक पेपर ऐसा बना देते हैं जहाँ पे स्टूडेंट का माइंडसेट के साथ खेल जाएंगे हम लोग, जहाँ पे उसको ऐसा दिखे कि हाँ यार, बुक में से तो कुछ भी नहीं है, अभी इसको अटेम्प्ट कैसे करें। यहाँ पे इंस्टीट्यूट का ये इंटेंट था ही नहीं कि आपका वो टेस्ट करे कि आप 100 मार्क्स का लिख रहे हो कि नहीं। 60 मार्क भी लिख रहे हैं ना, फिर भी इंस्टीट्यूट आपको हो सकता है कि ग्रेस मार्क, तो मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि इंस्टीट्यूट देता भी है कि नहीं, और ना ही वो मेरा कंसर्न है कि इंस्टीट्यूट दे रहा है तो अच्छी बात है कि नहीं। ठीक है, वो इंस्टीट्यूट के साइड का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर डिफ़िकल्ट पेपर होता है तो भी इंस्टीट्यूट हो सकता है कि आपको पास करके दे दे। ठीक है, हमको हमारा प्रिपरेशन एकदम ही तगड़ा रखना चाहिए, कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। ठीक है, सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। स्ट्रेटेजी अगर ऑल इन वन मैं कहूँ तो आपका सिर्फ इतना ही है कि आपको मेहनत करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना, एआई वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करने। आप जो भी आपके फैकल्टी है उनका क्वेश्चन बैंक जो है वो रिफ़र करो, कॉन्सेप्ट नोट जो है उसको बार बार अच्छे से पढ़ते रहो। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा, आपको एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए पहले माइंड में, फिर आपको सॉल्व करना चाहिए। ऑडिट बिल्कुल भी नहीं करना है। थियोरी टॉपिक्स के लिए सबसे पहले आप कोर थियोरी चैप्टर्स पे फोकस करो, फिर आपको टाइम अगर परमिट करता है तो नॉन कोर थियोरी चैप्टर्स को भी आपको करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा फाइनल आपके लिए कंक्लूजन है। ठीक है, सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।